दे रही थी, और खासकर मेरा नायलॉन का अंडरवेयर तो आग का गोला बना हुआ था। मैंने पहले तो अपनी शर्ट उतार दी और सोफे पर एन पंखी के नीचे बैठ गया। जीन्स के नीचे पसीने से बुरी तरह भीगा हुआ था, जिससे मैं बड़ा तंग हो रहा था। अब मैंने सोचा कि आंटी अपनी अम्मी के साथ बिजी होंगी। पैंट की जिप खोली और बिल्कुल पंखे के नीचे कर दी और कारपेट पर लेटकर लंबे लंबे सांस लेने लगाकर मेरा ख्याल है कि 5-7 मिनट तक मैं ऐसा ही सांस लेता रहा। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अब मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर तक सोता रहा, और ये भी नहीं मालूम कि फायजा आंटी कब कमरा में दाखिल हुई। जब मेरी आंख खुली तो वो ड्राइंग रूम में मौजूद थी और सामने सोफे पर बैठी मेरी ही तरफ देख रही थी। और जब मेरी नजर उनकी नजर से मिली तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मुझे नहीं पता कि आंटी कब से वहां बैठी मुझे देख रही थी। फिर मैंने उनको देखकर उठने की कोशिश की तो मुझे उठता देखकर कहने लगी, काफी थके लगते हो। और फिर टाइम पर दवाई लाकर देने पर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी और बोली, अगर तुम भाग दौड़ न करते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। फिर मेज की तरफ इशारा करके बोली, सामने मेज पर ठंडे शरबत का जग और ग्लास रखा है, उठकर पी लो। फिर बड़े ही मानखेज लहजे में बोली, लगता है तुमको बहुत गर्मी लगी थी। जैसे ही आंटी ने ये बात की, मेरी नजर अपनी पैंट की तरफ चली गई, जो कि उस वक्त मेरे घुटनों तक आई हुई थी और मैं सिर्फ अंडरवेयर पहने लेटा था और ये था बुत काफी छोटा। उनकी नजरों को अपनी तरफ पाकर मेरी तो जान ही निकल गई और मैंने फौरन ही अपनी पैंट ऊपर करने की कोशिश की। और इससे पहले कि मैं अपनी पैंट ऊपर करता, वो बोली, ना ऐसा मत करो। मैंने ये बात इसलिए की, मैंने इसलिए नहीं कही थी कि तुम फौरन ही अपनी पैंट दुरुस्त करनी शुरू कर दो। फिर बोली, मुझे पता है कि तुम काफी तेज भाग कर आए थे और इससे पहले तुमने 2-3 घंटे तक गेम भी खेली थी। सो इट्स ओके यार, ऐसा हो जाता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। अब तुम जल्दी से उठो और ठंडा शरबत पी लो। उनकी बात सुनकर मेरी कुछ जान में जान आई और फिर मैंने उनसे पूछा कि अब आपकी अम्मी कैसी है। कहने लगी, ठीक है और दवाई खाकर सो गई है। अब मैंने दोबारा अपनी पैंट पहनने के लिए कोशिश की तो हाथ जैसे ही घुटनों तक लाने की कोशिश की तो वो खुद ही उठते हुए बोली, बैठे रहो, शरबत मैं ला देती हूँ। फिर वो उठी और जग से शरबत का ग्लास भरकर लाई। वो शरबत का ग्लास तो मेरे हाथ में पकड़ा रही थी, पर उनकी नजरें अभी भी मेरी तरफ थी। ये महसूस करते ही मैंने एक दफा फिर अपनी पैंट ऊपर करने की कोशिश की तो वो कहने लगी, अभी रहने दो कि तुम्हारा पसीना अभी खुश्क नहीं हुआ है और तुम्हारे कपड़े अभी तक वैसे के वैसे भीगे हुए हो। जरा पसीना सूख जाए तो बेशक पहन लेना। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, ये तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो मैंने कहा, वो जी मैं डर तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तो वो मुस्कुरा कर बोली, कमाल है, ये तुम डर नहीं रहे तो फिर तुम्हारा रंग इतना क्यों उड़ा हुआ है? वो बात तो मुझसे कर रही थी पर उनकी नजर स्टिल मेरे तरफ थी। आखिर मैंने सच्ची बात करने का फैसला कर लिया और बोला, आंटी मुझे आपसे डर लगता है। तो वो हैरान होकर बोली, तुम मुझसे डरते हो? क्यों, क्या मैं कोई जिन हूँ जो मुझसे डर रहे हो? फिर खुद ही हंसकर बोली, तुम मुझसे ना डरो, हम दोस्त हैं यार। हाँ मैं बहुत सख्त हूँ और क्योंकि ब्लड प्रेशर की मरीजा भी हूँ, पर मेरी सख्ती दूसरों के लिए है न कि तुम्हारे लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं और आई थिंक और नहीं मैंने कभी तुमसे ऐसी कोई सख्त बात की है। फिर मुस्कुराते हुए बोली, टेक इट इजी यार। बेशक मैं उस वक्त उम्र में कम था पर इतना भी कम नहीं था कि आंटी के इशारे न समझ सकता। अब मैंने उनके हाथ से शरबत का ग्लास लेकर उनका शुक्रिया अदा किया और शरबत पीते हुए उनसे बातें करने लगा। वो अब भी चौर नजर से उधर ही देख रही है और फिर मैंने देखा कि वो अंडरवेयर की तरफ देखने के साथ साथ वो बार बार अपनी जुबान खुश्क होते होंठों पर फेर रही थी और उनका रंग भी थोड़ा लाल हो रहा था। उनकी ये हालत देखते हुए
अचानक मुझे अपने अंडरवेयर से क्लियर सिग्नल मौसूल होना शुरू हो गए और अब मैं थोड़ा अलग, थोड़ा मुख्तलिफ सोचने लगा और उनकी ये हालत देखकर मस्त होने लगा। और फिर मैंने मैडम को थोड़ा तंग करने का फैसला कर लिया और ये सोचकर कि मैं जो बैठकर उनसे बातें कर रहा था, अब मैंने अपनी कोहनियाँ कालीन पर टिका दिए और नींद दराज होकर उनसे बातें करने लगा। और मैंने जानबूझकर ऐसे जाविया से नींद दराज हुआ कि मेरा सामान उसके सामने आ गया था, जिसे वो बार बार चोर नजरों से देखे जा रही थी। मैं उनको थोड़ा और तरसाना चाहता था। फिर मैंने उनसे पूछा, आंटी आप कितने बहन भाई हो? मेरा सवाल सुनकर उन्होंने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। वो हम 5 बहन भाई है और सर झुका लिया। फिर कुछ देर तक कमरे में बड़ी ही गंभीर सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो तूफान आने से पहले छाया करती है। ये खामोशी हम दोनों के बीच वो खास सिग्नल दे रही थी जिसे समझ वो भी रही थी और मैं भी, पर दोनों अनजान बने बैठे थे। वो बदस्तूर निगाह पहुंच के सी गर्दन झुकाकर कालीन पर अपने पाँव का अंगूठा रगड़ रही थी। अचानक मुझे एक आइडिया आया और मैंने खामखाही कह दिया कि लगता है आपको भी सख्त गर्मी लग रही है। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर उठाकर एक नजर मेरी तरफ देखा और बोली, गर्मी ही लगेगी ना, और क्या सर्दी लगेगी? फिर मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कालीन से ये कहता हुआ उठ गया कि आपको भी एक गिलास ठंडे शरबत की सख्त जरूरत है। जब मैं शरबत लेके उठा तो पैंट मेरे पाँव में आ गई और फिर जग से शरबत का गिलास भरा और वो गिलास आंटी के पास ले गया। और फिर एक और ख्याल के तहत मैं उनके सामने कालीन पर लेट गया और उनसे जुमानी लहजे में पूछा, आंटी जी कुछ गर्मी कम हुई? वो भी मेरी बात की तह तक पहुंच गई और बोली, नहीं बल्कि कुछ और बढ़ गई है, और मुस्कुरा दी। अब सूरत हाल ये थी कि वो मेरे सामने सोफे पर दोनों टांगे ऊपर करके बैठी थी और मैं उनके बिल्कुल सामने कारपेट पर लेटा हुआ था। फिर मैं थोड़ा खिसक कर सोफे के और करीब आया और अपनी एक टांग उठाकर उनके पास सोफे पर रख दी और फिर पूछा, एक गिलास और डालूं? ये कहते हुए खास कर डालूं पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया और इसके साथ ही मैंने अपनी एक टांग सोफे पर रख दी। इधर वो भी मेरी बात का मतलब समझकर बोली, इस छोटे से गिलास से भला कहाँ प्यास बुझती है, पूरा जग पिलाओ तो बात बनेगी। और साथ ही मुस्कुरा दी और अब मैंने अपना सोफे पर धरा पाँव धीरे धीरे सरकाना शुरू कर दिया। ये देखकर उन्होंने भी फौरन अपनी दोनों टांगे सोफे से नीचे लटका दिए और अपनी एक टांग मेरी ताई पर रख दी। मुझे इस खेल में बड़ा मजा आ रहा था कि बज़ाहिर तो हम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, पर अंदर खाते हम एक दूसरे के साथ सख्त छेड़ छाल कर रहे थे। और मेरा ख्याल है अब वो भी मेरी तरह इस सूरत हाल का पूरी तरह लुत्फ ले रही थी, क्योंकि अब उनका चेहरा गुले गुलनार तो पहले की तरह ही था, पर अब वो नीचे नहीं देख रही थी बल्कि मेरी आंखों आंखें डालकर बातें कर रही थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे ही उसने अपना पाँव नीचे करके मेरी ताई पर रखा तो मैंने अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया। अब सूरत हाल ये हो चुकी थी कि जोश के मारे मेरा बुरा हाल था और मैंने लम्हा बलम्हा खुद पर कंट्रोल खो रहा था और मेरे हवास मेरे काबू से बाहर होते जा रहे थे। और उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और फिर उनके एक गाल को चूम लिया। अब मुझे उनकी आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, क्या कर रहे हो? तो मैंने जवाब दिया, आपके गाल को चूम रहा हूँ। तो वो कहने लगी, ये ठीक नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी? तो मैंने कहा, गर्लफ्रेंड को कुछ पता चलेगा तो वो कुछ सोचेगी ना। तो वो सरगोशी की सी आवाज में बोली, फिर भी ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी आंटी हूँ और तुमसे बहुत बड़ी भी हूँ। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करो और मुझे छोड़ दो प्लीज। तो मैंने सरीहन जोट बोलते हुए जवाब दिया कि आंटी वो मुझे ये सब नहीं करने देती। तो वो थोड़ा हैरान होकर
کہنے لگی اچھا پر وہ کیوں؟ تو میں نے ایک اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ کہتی ہے یہ سب شادی کے بعد کریں گے۔ تو وہ کہنے لگی بات تو وہ ٹھیک کر رہی ہے نا؟ تو میں نے جواب دیا وہ ٹھیک تو کہہ رہی ہے پر مجھ سے رہا نہیں جاتا، آپ اب منع نہ کرے۔ اس کے اندر بھی آگ بڑھ اٹھی تھی، لیکن وہ صرف مجھے ترسا کر پاگل بنانا چاہتا تھا کہ میں اس کا اس طرح سے آگ بجھا دوں کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ اس کو تو ویسے بھی ان سب چیزوں کا پتا تھا کیونکہ وہ پہلے سے کر چکی تھی، شادی شدہ تھی۔ سب سے پہلے وہ صوفے پہ بیٹھ کر ٹانگیں اوپر کی اور بولی آ جا۔ مزہ سامعین، ویڈیو بہت